नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों आज जो करंट अफेयर की क्लास है जिसके अंदर हम बात करें तो जो पीछे के जो अप्रैल माह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनकी हमने हर क्लास के अंदर चर्चा की है, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं केवल उनको देखेंगे। सबसे पहले बात करें दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन आता है कि अभी हाल ही में अंजलि शर्मा ने, कौन सा क्वेश्चन आता है दोस्तों? अभी हाल ही में अंजलि शर्मा ने पारंपरिक पोशाक में किलिमंजारो पर्वत को फतेह किया है, वे किस राज्य से हैं? तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा की थी दोस्तों। अब हम बात करेंगे कौन से राज्य से आती हैं दोस्तों? हिमाचल प्रदेश से। कौन से राज्य से आती हैं? हिमाचल प्रदेश से आती हैं। अब देखो किलिमंजारो की हम बात करें दोस्तों, कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में आता है? अफ्रीका महाद्वीप में आता है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे। अब देखो दोस्तों, हम तीन चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले तो अंजलि शर्मा कहाँ की निवासी हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हम बात करें तो कहाँ की हैं? धर्मशाला। कहाँ की निवासी हैं दोस्तों? धर्मशाला की निवासी हैं। अब हम बात करें दोस्तों कि अंजलि शर्मा के द्वारा कौन सी चोटी को फतेह किया गया है? किलिमंजारो को। किसको फतेह किया है? किलिमंजारो को फतेह किया है। सबसे पहले बात करें दोस्तों, इनकी पारंपरिक पोशाक कौन सी है? लुन्नाचारी। क्या नाम आता है दोस्तों? लुन्नाचारी। पारंपरिक पोशाक का नाम क्या आता है? लुन्नाचारी नाम आता है। और इसे पहनकर इनके द्वारा किलिमंजारो पर्वत को फतेह किया है। तो हम बात करें तो दोस्तों अपनी पारंपरिक पोशाक में हम बात करें तो किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई करने वाली भारत की प्रथम लड़की, प्रथम महिला। एक बात ये याद रखनी है आपको कि लुन्नाचारी की हम बात करें तो पारंपरिक पोशाक पहनकर हम बात करें तो किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? अंजलि शर्मा। कहाँ की निवासी दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की निवासी आती है? हिमाचल प्रदेश की। उससे पहले बात करें दोस्तों तो अंजलि शर्मा के द्वारा एक चोटी का नाम आता है हनुमान टिब्बा। क्या नाम आता है? हनुमान टिब्बा। कितनी ऊंचाई है? 6001 मीटर। इस पर भी इनके द्वारा लुन्नाचारी पहनकर चढ़ाई की गई थी। क्या नाम आता है दोस्तों? हनुमान टिब्बा। इससे पहनकर भी इनके द्वारा चढ़ाई की गई थी। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों तो बात करते हैं किलिमंजारो पर्वत के बारे में। कौन से महाद्वीप में आती है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन से महाद्वीप में आएगी दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में आती है। वैसे हम बात करें दोस्तों कौन से देश के अंदर आती है? तंजानिया में। कौन से देश में आती है? तंजानिया में आती है। अब हम बात करें इसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो कौन सा आता है? वो आएगा दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग पर्वत है ये। दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग पर्वत। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग पर्वत कौन सा आता है दोस्तों? किलिमंजारो पर्वत। कौन सा आता है? किलिमंजारो पर्वत आता है। कौन से देश में? तंजानिया में। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। ऊंचाई की बात करें तो 5895 मीटर। ऊंचाई कितनी आती है दोस्तों? 5895 मीटर है। पूरी की हम बात करें तो दोस्तों पूरी पर्वत चोटी है वो किससे ढकी हुई है? बर्फ से ढकी हुई है। किससे ढकी हुई है दोस्तों? बर्फ से ढकी हुई है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखना है इसके बारे में। एक बात करें दोस्तों तो इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोवोल्कानो। क्या बोला जाता है? स्ट्रेटोवोल्कानो बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? स्ट्रेटोवोल्कानो बोला जाता है। इसका एक अन्य नाम क्या आता है? स्ट्रेटोवोल्कानो। और ये 3 शंकुओं से मिलकर बना हुआ है। जो किलिमंजारो पर्वत है ये कितने शंकुओं से मिलकर बना हुआ है? 3 शंकुओं से। क्या क्या नाम आते हैं दोस्तों? किब्बो। शंकुओं के नाम क्या आते हैं? किब्बो, मवेंजी। क्या नाम आते हैं दोस्तों? किब्बो, मवेंजी और एक नाम आता है सीरा। इन तीनों शंकुओं से मिलकर क्या बना हुआ है दोस्तों? किलिमंजारो पर्वत। तो ये चीज याद रखने की भारत की अंजलि शर्मा के द्वारा हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की निवासी थी जिनके द्वारा हम बात करें तो इनकी पारंपरिक पोशाक कौन सी आती है दोस्तों? लुन्नाचारी। कौन सी है? लुन्नाचारी। और कौन सी पर्वत श्रृंखला पर चढ़ाई की है? किलिमंजारो। और कौन से देश के अंदर स्थित है दोस्तों? तंजानिया में। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में आती है? अफ्रीका महाद्वीप में आती है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में स्थित है।
उसके बाद बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है कि निम्न में से किसे नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसे नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों हम बात करें तो किसको नियुक्त किया है, संजय जसमीत सिंह को। नौसेना का नया उप प्रमुख किसको नियुक्त किया है दोस्तों, संजय जसमीत सिंह को नियुक्त किया है। यहाँ पे मुख्य रूप से हम क्या देखेंगे, देखो थल सेना चीफ की हम बात करें तो कौन आता है, मनोज पांडे। मनोज पांडे थल सेना प्रमुख कौन आते हैं दोस्तों, मनोज पांडे। उसके बाद हम बात करें दोस्तों वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी। कौन आते हैं, वी.आर. चौधरी। वायुसेना प्रमुख कौन है, वी.आर. चौधरी। उसके बाद बात करें दोस्तों नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार। कौन आते हैं, आर हरि कुमार। ये क्या आते हैं दोस्तों, नौसेना प्रमुख कौन आते हैं, आर हरि कुमार। उसके बाद बात करें दोस्तों हमारे देश के सीडीएस कौन है, अनिल चौहान। कौन आते हैं, अनिल चौहान। कौन है दोस्तों, अनिल चौहान क्या है, सीडीएस है। तो ये चीज याद रखना कि नए उप नौसेना के नए उप प्रमुख किसको बनाया गया, संजय जसमीत सिंह को बनाया गया। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि कर्नाटक के कौन से टाइगर प्रोजेक्ट ने 1 अप्रैल 2023 को 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दोस्तों ये कौन सा आता है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। कौन सा आता है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 अप्रैल 2023 को 50 वर्ष पूरे किसके द्वारा किए गए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व के द्वारा। सबसे पहले बात करें दोस्तों कहां पर है, कर्नाटक में। कहां पर आता है दोस्तों, कर्नाटक। कर्नाटक में हम बात करें दोस्तों कहां पे स्थित है, मैसूर। एक तो क्या नाम आता है, मैसूर। एक बात करें दोस्तों, एक क्या नाम आता है, चामराजनगर। क्या नाम आता है दोस्तों, चामराजनगर। एक तो क्या नाम आएगा, मैसूर, और एक क्या नाम आएगा दोस्तों, चामराजनगर। दो तो ये याद रखना। उसके बाद बात करें दोस्तों तो ये किसका भाग आता है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है दोस्तों, नीलगिरी। उसका भाग है ये। नीलगिरी का क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा आता है, नीलगिरी। कब घोषित किया गया था, 1986 में। एक याद रखना कि दोस्तों इसको भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, कब शामिल किया था, 2001 में। नीलगिरी की हम बात करें दोस्तों कितने राज्यों के अंदर विस्तार है, 3 राज्यों में। कौन कौन से आते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। क्या नाम आता है, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद क्या नाम आएगा दोस्तों, केरल, और केरल के बाद क्या नाम आता है, तमिलनाडु। एक चीज ये याद रखना। अब बात करें दोस्तों बांदीपुर टाइगर रिजर्व, सबसे पहले हम बात करें तो नाम आता है इंदिरा गांधी। क्या नाम आता है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा हम बात करें तो इसको 1973 में शुरू किया गया था। मतलब इसकी बांदीपुर टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब हुई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा 1973 में इसका उद्घाटन किया। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी हम बात करें तो इंदिरा गांधी के द्वारा 1973 में यहाँ पे शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वो हम बात करें तो इंदिरा गांधी के द्वारा 1973 में शुरू किया था। भारत में हम बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में दोस्तों कब लागू किया गया था, 1972 में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, 1972 में। उसके बाद हम बात करें तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 1973 में भारत में किसकी शुरुआत की जाती है, प्रोजेक्ट टाइगर की। किसकी शुरुआत की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो उसके तहत हम बात करें तो 9 वन्य जीव अभ्यारण्य थे, उनको हम बात करें तो किस में शामिल किया था, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया था। उसी में हम बात करें तो किसको शामिल किया गया था, बांदीपुर टाइगर रिजर्व को। किसको शामिल किया था, बांदीपुर टाइगर रिजर्व को शामिल किया था। 9 वन्य जीव अभ्यारण्य की हम बात करें तो कौन कौन से आते हैं दोस्तों, एक तो नाम आता है जिम कार्बेट। क्या नाम आता है, जिम कार्बेट। एक हम बात करें दोस्तों, एक कौन सा आता है, मानस। एक हम बात करें दोस्तों कौन सा आएगा, रणथंबोर। एक तो क्या नाम आता है, मानस, एक कौन सा आएगा, रणथंबोर। रणथंबोर के बाद हम बात करें दोस्तों कौन सा आता है, सिमलीपाल। कौन सा आता है, सिमलीपाल टाइगर प्रोजेक्ट। तीसरा कौन सा आएगा, सिमलीपाल। जिम कार्बेट, मानस, रणथंबोर, उसके बाद सिमलीपाल। एक कौन सा आता है दोस्तों, बांदीपुर। कौन सा आता है,
है बांदीपुर। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है मेलगट्टा। क्या नाम आता है? मेलगट्टा। कौन सा टाइगर रिजर्व आता है दोस्तों? मेलगट्टा। एक हम बात करें दोस्तों, क्या नाम आता है? पलामू। एक नाम आता है सुंदरवन। क्या नाम आता है दोस्तों? सुंदरवन। कौन सा आता है? सुंदरवन। और एक बात करें दोस्तों, कौन सा आता है? कान्हा नेशनल पार्क। एमपी के अंदर स्थित है कौन सा दोस्तों? कान्हा नेशनल पार्क। तो ये सब हम बात करें दोस्तों किस में शामिल किए गए थे? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल किया गया था। उसी के तहत हम बात करें दोस्तों, तो 1 अप्रैल 2023 को इसको कितने वर्ष पूरे हो गए? 50 वर्ष पूरे हो गए। कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। और कर्नाटक में कहाँ पे? मैसूर और चामराजनगर। मैसूर और दोस्तों कहाँ पर है? चामराजनगर में। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अन्य की हम बात करें दोस्तों, जैसे नागरहोल, भद्रा और अंसी टाइगर रिजर्व है, इनकी हम बात करें, ये भी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पर आते हैं? कर्नाटक के अंदर स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवीजन क्लास के अंदर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्लिनेक्स 2023। स्लिनेक्स 2023 नौसेना युद्धाभ्यास भारत व निम्न में से किस देश के मध्य हुआ है? तो स्लिनेक्स के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरह से बात की थी। अब देखो स्लिनेक्स वो दोस्तों किसके मध्य हुआ था? श्रीलंका। श्रीलंका में दोस्तों कहाँ पे हुआ था? कोलंबो में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कोलंबो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कोलंबो में संपन्न हुआ। कौन सा संस्करण था दोस्तों? 10वां संस्करण। कौन सा संस्करण आता है? 10वां संस्करण था। अब देखो, अब बात करें दोस्तों, इसके अंदर 2 चरण थे। एक तो हम बात करें तो एक तो नाम आता है बंदरगाह चरण, और एक कौन सा था? समुद्री चरण। कौन सा चरण था दोस्तों? समुद्री चरण। कितने दिन चला था दोस्तों? 3 दिन। टोटल कितने दिन चला था? 3 दिन चला था। ठीक है, 2 चरणों के अंदर 3 दिन में पूरा हुआ था। कोलंबो में आयोजन किया गया था। और कौन सा संस्करण था दोस्तों? 10वां संस्करण था। भारत की तरफ से हम बात करें दोस्तों, किस किस के द्वारा भाग लिया गया था? तो एक तो नाम आता है दोस्तों INS किल्टन। क्या नाम आता है? INS किल्टन। एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है INS सावित्री। क्या नाम आता है? INS सावित्री। इन दोनों के द्वारा इस युद्धाभ्यास में भाग लिया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि स्लिनेक्स 2023 ये किस किस के मध्य हुआ दोस्तों? श्रीलंका और भारत के मध्य हुआ था। अब बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना कि एक इसके अंदर भारत का हेलीकॉप्टर गया था। कौन सा? चेतक। और एक विमान गया था, तो कौन सा दोस्तों? डोर्नियर। कौन सा विमान गया था? डोर्नियर विमान और चेतक हेलीकॉप्टर के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद देखो, इससे पहले बात करें दोस्तों, तो पिछली बार जो हम बात करें 9वां संस्करण था, वो कहां पे संपन्न हुआ था दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में कहां पे दोस्तों? विशाखापत्तनम। कहां पर हुआ था? विशाखापत्तनम में। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2023 की मेजबानी कौन सा देश शहर करेगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी तो ये कहां पे की जाएगी दोस्तों? पेरिस फ्रांस में की जानी है। 2024 में पैरा ओलंपिक का दोस्तों ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का कहां पे आयोजित होगा दोस्तों? पेरिस फ्रांस। फ्रांस कहां पे दोस्तों? यूरोपीय महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोपीय महाद्वीप में आता है। और एक चीज याद रखना दोस्तों कि अगर हम बात करें तो पूरे 100 वर्ष के बाद, इससे पहले कब आयोजन हुआ था दोस्तों? 1924 में आयोजन हुआ था फ्रांस के अंदर। तो पूरे 100 वर्ष के बाद हम बात करें तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पे हो रहा है दोस्तों? फ्रांस में। कहां पर आयोजन होगा? फ्रांस के अंदर होगा। एक चीज आपको ये याद रखनी है, कब से कब तक होगा दोस्तों? 2024 में कब से कब तक होना है? तो ये होगा 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024। कब से कब तक होना है? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजन होना है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो कहां से मानी जाती है दोस्तों? यूनान से। कहां से मानी जाती है? यूनान से मानी जाती है। और यूनान की राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? ग्रीस या एथेंस। कौन सी है दोस्तों? ग्रीस या एथेंस। यहां पर बात करें, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे ओलंपिक पहाड़ी पर? 1896 में। कब शुरू हुए थे? 1896 में शुरुआत मानी जाती है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब मानी जाती है? 1896 में। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो एक चीज याद रखना आपको, ओलंपिक खेल वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब देखो सबसे पहले बात करें कौन सी? ग्रीष्मकालीन। ठीक है। एक बात करें दोस्तों कौन सी? शीतकालीन।
कौन से शीतकालीन। एक बात करें दोस्तों कौन से आते हैं पैरा ओलंपिक, कौन से आते हैं पैरा ओलंपिक। और एक कौन से आते हैं दोस्तों यूथ, कौन से आते हैं यूथ। तो इनकी हम बात करें तो टोटल कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के। चारों की हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले देखो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब मानी जाती है 1896 में। कहां से दोस्तों ग्रीस यूनान से, कहां से एथेंस यूनान से। कब शुरुआत हुई थी 1896 में। उसके बाद बात करें दोस्तों तो शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में हुई थी। कहां से हुई थी दोस्तों पेरिस फ्रांस, कहां से हुई थी दोस्तों पेरिस फ्रांस से। कौन से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी शीतकालीन ओलंपिक की। उसके बाद बात करें दोस्तों पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक की बात करें दोस्तों 1960, कहां से इटली से। कहां से शुरुआत हुई थी 1960 में इटली से शुरुआत हुई थी। और यूथ की हम बात करें दोस्तों यूथ की शुरुआत हुई थी 2010 में। कब शुरुआत हुई थी 2010। कहां से हुई थी दोस्तों सिंगापुर से। कहां से शुरुआत हुई थी सिंगापुर से। तो टोटल कितने ओलंपिक आते हैं 4 ओलंपिक। सबसे पहले बात करें कौन से आते हैं ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन के बाद बात करें कौन से आते हैं शीतकालीन, शीतकालीन के बाद हम बात करें कौन से आएंगे पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक के बाद बात करें दोस्तों कौन से आते हैं यूथ। तो ग्रीष्मकालीन के 1896 में सर्वप्रथम, उसके बाद हम बात करें तो शीतकालीन की 1924 में, और पैरा ओलंपिक की बात करें तो 1960 में, और यूथ की हम बात करें तो कब आती है 2010 के अंदर शुरुआत मानी जाती है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद देखो एक याद रखना कि दोस्तों जो ओलंपिक के झंडे होते हैं उसके अंदर टोटल कितनी रिंग होती हैं 5 रिंग होती हैं। टोटल कितनी रिंग है 5 रिंग। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी हाल ही में स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्वदेशी एंटी टैंक मतलब टैंक को भेदने वाली गाइडेड मिसाइल अमोगा का परीक्षण किया गया। यह कौन सी पीढ़ी की मिसाइल है। तो कौन सी पीढ़ी कहती है दोस्तों तीसरी पीढ़ी की। कौन सी पीढ़ी की है दोस्तों तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है। ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करें स्वदेशी मतलब भारत में निर्मित है। एंटी टैंक का मतलब होता है दोस्तों कि वो टैंक को भेदने में सक्षम है। अब देखो एक नाम आता है दोस्तों भारत डायनामिक्स। क्या नाम आता है भारत डायनामिक्स। तो भारत डायनामिक्स की हम बात करें दोस्तों तो इसके द्वारा हम बात करें तो अमोगा 3 का, अमोगा 3 का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है। तो भारत डायनामिक्स के द्वारा इसको तैयार किया गया है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों इसकी रेंज की हम बात करें दोस्तों रेंज कितनी आती है तो रेंज आती है 200 से लेकर हम बात करें दोस्तों 2500 मीटर तक। कितनी आती है 200 से लेकर 2500 मीटर तक इसकी क्या आती है रेंज आती है। और इसको एक हम बात करें तो लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, किस आधार पर चलाया जा सकता है दोस्तों लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो जो अमोगा है वो क्या है दोस्तों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसकी कौन सी पीढ़ी तैयार की गई है तीसरी पीढ़ी। किसके द्वारा भारत डायनामिक्स के द्वारा। और रेंज कितनी आती है 200 से लेकर 2500 मीटर तक। कितनी आती है 200 से लेकर 2500 मीटर तक आती है। और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती क्या है दोस्तों ये मतलब जो बख्तरबंद वाहन होते हैं, जो बख्तरबंद सैन्य वाहन होते हैं उनको नष्ट करने में काम में आती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस है वो दोस्तों हर साल कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों 10 अप्रैल को। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों एक चीज और याद रखना कि होम्योपैथिक के एक तो आपको याद रखना है संस्थापक। क्या नाम आता है संस्थापक। संस्थापक की हम बात करें संस्थापक का नाम क्या आता है फ्रेडरिक सैमुअल। संस्थापक का नाम क्या आएगा फ्रेडरिक सैमुअल नाम आता है। क्या नाम आता है दोस्तों फ्रेडरिक सैमुअल। एक चीज तो आपको ये याद रखना है। अब हम बात करें दोस्तों विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था जगदीप धनखड़ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब बात करें दोस्तों कि अप्रैल माह के अंदर हम बात करें तो प्रमुख रूप से कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं उनकी हम बात करें दोस्तों। सबसे पहले देखो 1 अप्रैल को हम बात करें क्या मनाया जाता है नववर्ष।
और उड़ीसा का स्थापना वर्ष। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? नववर्ष और उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक आता है 2 अप्रैल, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक आता है 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को बात करें दोस्तों, क्या मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस, विश्व जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों, आता है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल की बात करें दोस्तों, 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व खेल दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व खेल दिवस। 6 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? विश्व खेल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों, आता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों, आता है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को हम बात करें तो मुख्य रूप से क्या मनाया जाता है? मातृत्व दिवस। क्या मनाया जाता है? मातृत्व दिवस। 11 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय मातृत्व दिवस। उसके बाद बात करें दोस्तों, 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को हम बात करें दोस्तों, क्या मनाया जाएगा? जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। क्या मनाया जाता है? जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। उसके बाद बात करें दोस्तों, आता है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को मनाया जाता है अग्निशमन सेवा दिवस। क्या मनाया जाता है? अग्निशमन सेवा दिवस। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद देखो, आगे हम बात करें दोस्तों, तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर की हम बात करें दोस्तों, कौन से महाद्वीप की विदेश यात्रा पर गए हैं? तो दोस्तों कौन से महाद्वीप की विदेश यात्रा पर गए थे? अफ्रीका महाद्वीप की। कौन से महाद्वीप की गए थे दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप की विदेश यात्रा पर गए थे। अब हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से देश में गए थे? तो एक तो नाम आता है युगांडा और एक नाम आता है दोस्तों मोजाम्बिक। क्या नाम आता है? एक तो युगांडा और एक क्या नाम आता है दोस्तों? मोजाम्बिक। एक तो युगांडा की यात्रा पर गए थे और एक मोजाम्बिक की यात्रा पर गए थे। कब से कब तक यात्रा पर रहे थे दोस्तों? 10 से 12 अप्रैल तक। कब से कब तक रहे थे? 10 से 12 अप्रैल तक रहे थे। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि 10 से 12 अप्रैल तक हम बात करें तो ये इनकी यात्रा पर रहे। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर युगांडा में हम बात करें दोस्तों, तो एस जयशंकर के द्वारा फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, फोरेंसिक विश्वविद्यालय, फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की हम बात करें तो इसका यहाँ पे क्या किया था? उद्घाटन किया था। फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया था? युगांडा के अंदर। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो एक चीज ये याद रखना कि 13 से 14 अप्रैल तक हम बात करें तो 13 से 14 अप्रैल तक कौन से देश में रहे? मोजाम्बिक देश में। 13 से 14 अप्रैल तक कहाँ पे रहे थे? मोजाम्बिक में। तो मोजाम्बिक में हम बात करें तो इनके द्वारा क्या कार्य किया गया था दोस्तों? तो भारत मोजाम्बिक दोनों की जो 5वीं संयुक्त बैठक होनी थी द्विपक्षीय संबंध के लिए, क्या होनी थी? भारत और मोजाम्बिक के मध्य 5वीं संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। उसकी अध्यक्षता हम बात करें तो किसके द्वारा की गई थी? एस जयशंकर के द्वारा की गई। अध्यक्षता वो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? एस जयशंकर के द्वारा यहाँ पे अध्यक्षता की गई। तो आपको केवल ये याद रखना कि हाल ही में बात करें तो 10 से 15 अप्रैल तक हम बात करें तो हमारे विदेश मंत्री कौन से महाद्वीप की यात्रा पर रहे थे? अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ पे हम बात करें तो एक तो युगांडा और एक कौन सा देश आता है दोस्तों? मोजाम्बिक। कौन सा देश आता है? मोजाम्बिक। इन दोनों की यात्रा पर रहे। एक चीज याद रखना है दोस्तों, मोजाम्बिक में हाल ही में एक चक्रवात आया था मार्च में। कौन सा आया था? फ्रेडी। कौन सा आया था दोस्तों? फ्रेडी चक्रवात आया था। एक बात करें तो दोस्तों कहां पे आया था? ये मेडागास्कर, हिंद महासागर के अंदर एक द्वीप आता है। कौन सा? मेडागास्कर। अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के क्या क्या नाम आते हैं? एक तो आता है विश्व का अंध महाद्वीप। क्या नाम आता है? विश्व का अंध महाद्वीप।
एक हम बात करें दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, मानव का जन्म स्थान। क्या बोला जाता है, मानव का जन्म स्थान। क्या बोला जाएगा, मानव का जन्म स्थान। एक बात करें दोस्तों, एक इसको क्या कहा जाता है, भविष्य का महाद्वीप। क्या बोला जाता है, भविष्य का महाद्वीप। क्या बोला जाता है दोस्तों, भविष्य का महाद्वीप। एक बात करें दोस्तों, एक इसको क्या कहा जाता है, काला महाद्वीप। क्या बोला जाएगा, काला महाद्वीप। एक इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, गर्म महाद्वीप। क्या बोला जाता है, गर्म महाद्वीप। एक हम बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना कि इसके मध्य से हम बात करें तो एक तो 0 डिग्री देशांतर, एक तो हम बात करें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके अलावा बात करें दोस्तों करक रेखा। क्या नाम आता है, करक रेखा। एक बात करें दोस्तों, एक क्या नाम आता है, एक नाम आता है भूमध्य रेखा। क्या नाम आता है, भूमध्य रेखा। और एक हम बात करें दोस्तों, एक क्या नाम आता है, भूमध्य रेखा के अलावा हम बात करें दोस्तों क्या नाम आएगा, तो एक नाम आता है मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं कहां से, चारों रेखाएं कहां से गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। कहां से गुजरेंगी, अफ्रीका महाद्वीप से। तो एक चीज ये याद रखना कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, आता है कि हाल ही में कहां के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। तो हाल ही में बात करें दोस्तों, तो 2 देशों के मध्य युद्ध चल रहा है। कौन कौन सा था, रसिया और यूक्रेन। क्या नाम आता है दोस्तों, रसिया और यूक्रेन। तो यहाँ पे हम बात करें तो उप विदेश मंत्री कहाँ के दोस्तों, ये यूक्रेन के। कहाँ के दोस्तों, यूक्रेन के उप विदेश मंत्री है जिनकी हम बात करें तो ये कहाँ पे रहे थे, भारत की यात्रा पर रहे थे। कब से कब तक रहे थे दोस्तों, 9 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक। 9 अप्रैल से लेकर हम बात करें तो कहां तक रहे थे दोस्तों, 12 अप्रैल तक। 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक हम बात करें तो भारत की यात्रा पर रहे थे। अब हम बात करें दोस्तों, इनका नाम क्या था, नाम क्या था दोस्तों, जापरोवा। क्या नाम है दोस्तों, जापरोवा। इनके द्वारा हम बात करें दोस्तों, भारत की यात्रा पर रहे थे। तो हम बात करें तो यूक्रेन और रशिया के मध्य युद्ध होने के बाद, यूक्रेन और रशिया के मध्य युद्ध होने के बाद हम बात करें तो यूरोपीय महाद्वीप से हम बात करें तो पहली बार किसी उच्च अधिकारी के द्वारा भारत की यात्रा की गई थी, जिनका नाम क्या था दोस्तों, उप विदेश मंत्री जापरोवा। इनकी हम बात करें दोस्तों तो हमारी संस्कृति राज्य मंत्री आती है, जिनका नाम आता है मीनाक्षी लेखी। क्या नाम आता है, मीनाक्षी लेखी। इनके साथ इनके द्वारा चर्चा की गई। इनके साथ हम बात करें तो इनके द्वारा क्या की गई थी, चर्चा की गई थी। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या आता है, जेलेंस्की। क्या नाम आता है दोस्तों, जेलेंस्की। हाल ही में हम बात करें तो यूरोप का एक देश आता है जिसका नाम आता है दोस्तों पोलैंड। क्या नाम आता है, पोलैंड। पोलैंड के द्वारा हम बात करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो पोलैंड का हम बात करें दोस्तों, सर्वोच्च पुरस्कार आता है। पोलैंड का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उससे किसको सम्मानित किया गया था दोस्तों, जेलेंस्की को सम्मानित किया गया था। ये हम बात करें तो सैन्य क्षेत्र के अंदर अच्छा काम करने पे, या हम बात करें तो नागरिक समाज में अच्छा काम करने पर ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। इसका नाम क्या था दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द ईगल। क्या नाम आता है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द ईगल। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो क्या नाम आता है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द ईगल। या फिर कई जगह क्या नाम मिलता है हमें, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। क्या नाम आता है, लगभग हम बात करें तो क्या नाम आएगा, ऑर्डर ऑफ द ईगल अवार्ड। तो इससे हम बात करें ये कहाँ का सर्वोच्च अवार्ड है, पोलैंड का। कहाँ का था दोस्तों, पोलैंड का। और एक हम बात करें इससे किसको सम्मानित किया गया है, जेलेंस्की को। किसको सम्मानित किया गया है, जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। इसके बाद हम बात करें तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि एक्सरसाइज कोप इंडिया का प्रथम चरण कब शुरू हुआ। एक्सरसाइज कोप इंडिया की हम बात करें दोस्तों, ये युद्धाभ्यास है जिसकी हम बात करें तो दोस्तों इसके अंदर भारतीय वायुसेना और इसके अलावा बात करें तो दोस्तों संयुक्त राज्य की वायुसेना, इन दोनों के द्वारा हम बात करें दोस्तों तो ये अभ्यास किया गया था। इन दोनों के द्वारा हम बात करें तो ये अभ्यास का प्रथम चरण किया गया था। इसमें हम बात करें दोस्तों कहाँ कहाँ किया गया था, तो एक तो नाम आता है दोस्तों हवाई अड्डा अर्जन सिंह। कौन सा हवाई अड्डा था दोस्तों, अर्जन सिंह हवाई अड्डा। कहाँ पर आता है दोस्तों, पान्नागढ़। कहाँ पर आता है, पान्नागढ़ में। एक बात करें दोस्तों, एक कहाँ पे आता है, आगरा। कहाँ पर अभ्यास किया गया था, आगरा में। और एक हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है कलाईकुड़ा। क्या नाम आता है,
कलाईकुड़ा। क्या नाम आता है दोस्तों? कलाईकुड़ा। कलाईकुड़ा की हम बात करें दोस्तों कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। कहां पर आता है? पश्चिम बंगाल। कलाईकुड़ा कहां पे है दोस्तों? पश्चिम बंगाल के अंदर है। कलाईकुड़ा कहां पर है? पश्चिम बंगाल। तो यहां पर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य की वायुसेना के द्वारा एक्सरसाइज कोऑप इंडिया का प्रथम चरण शुरू किया गया था। क्या किया गया था? प्रथम चरण शुरू किया गया। अब हम बात करें दोस्तों प्रथम चरण शुरू कब किया गया, तो यह कब किया गया था? 10 अप्रैल को। कब किया गया था दोस्तों? 10 अप्रैल को शुरू किया था। कब किया था दोस्तों? 10 अप्रैल को यह अभ्यास शुरू किया गया। आपको एक चीज ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों प्रथम जो कोप इंडिया युद्ध अभ्यास है ये कब शुरू हुआ था दोस्तों? 2004 में किया गया था। पहली बार यह अभ्यास कब शुरू किया गया था? 2004 में। प्रथम बार कब शुरू किया था दोस्तों? 2004 में किया था। उसमें हम बात करें दोस्तों कहां पे शुरू किया गया था? टेक्कनपुर हवाई अड्डा, टेक्कनपुर वायु स्टेशन। और कहां पर है दोस्तों? ये ग्वालियर एमपी। कहां पर आता है? ग्वालियर एमपी के अंदर आता है। कहां पर है दोस्तों? ग्वालियर एमपी में। टेक्कनपुर हवाई अड्डा वायु स्टेशन है, ये कहां पर है दोस्तों? ग्वालियर एमपी के अंदर है। ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें दोस्तों एक तो नाम आता है एक्स कवच। कौन सा युद्ध अभ्यास आता है दोस्तों? एक्स कवच युद्ध अभ्यास। ये हम बात करें दोस्तों कब से कब तक शुरू किया गया था? ये 23 फरवरी से 7 अप्रैल तक 2023 में कहां पे किया गया था दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एक्स कवच युद्ध अभ्यास है ये 23 फरवरी से 7 अप्रैल 2023 तक कहां पे किया गया था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों एशियाई राजा गिद्ध के लिए जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। एशियाई राजा गिद्ध के लिए हम बात करें दोस्तों जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? एशियाई राजा गिद्ध के लिए हम बात करें दोस्तों जटायु गिद्ध के लिए मतलब जो संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र वो कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों स्थापित किया जाएगा कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पे स्थापित किया जाना है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। इसके अंदर हम बात करें दोस्तों मार्गदर्शन किसके द्वारा दिया जाएगा? तो इसके अंदर हम बात करें तो सहायता कौन प्रदान कर रहा है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों मार्गदर्शन किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा यहाँ पे मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। अब हम बात करें दोस्तों इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है नहीं सॉरी अगर हम बात करें दोस्तों एक चीज ये याद रखना कि जो एशियाई राजा गिद्ध है ये हम बात करें एशियाई राजा गिद्ध की तो एक तो यहाँ पे प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाना है। उसके अलावा बात करें दोस्तों तो एक चीज ये याद रखना कि राजस्थान का जो जैसलमेर क्षेत्र है, राजस्थान का जैसलमेर जिला, राजस्थान के जैसलमेर जिले में हम बात करें दोस्तों तो गिद्ध के लिए हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि उपग्रह संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। उपग्रह संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पे स्थापित किया गया है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में। जबकि हम बात करें जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां पे स्थापित किया जाना है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर स्थापित किया जाना है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाना है। एक बात करें दोस्तों इसके प्रजनन केंद्र अभी हाल ही में कहां है? तो एक तो नाम आता है गुजरात। कहां पर नाम आता है? गुजरात में प्रजनन केंद्र स्थापित है। एक कहां पर है दोस्तों? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। और एक बात करें दोस्तों कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर आता है? महाराष्ट्र के अंदर। एक तो गुजरात में, एक राजस्थान में और एक कहां पर है? राजस्थान के अंदर। एक तो गुजरात में, एक राजस्थान में और एक कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कौन सा था दोस्तों? हाल ही में कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? हाल ही में कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों ये किसको दिया गया है? आम आदमी पार्टी को। किसको दिया गया है दोस्तों? आम आदमी पार्टी को दर्जा दिया गया है।
कब दिया गया था दोस्तों? 10 अप्रैल 2023 को। कब दिया गया था दोस्तों? 10 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। हाल ही में बात करें दोस्तों, भारत के अंदर कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टी आती हैं? सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, नाम आता है भारतीय कांग्रेस पार्टी। क्या नाम आता है? भारतीय कांग्रेस पार्टी। क्या नाम आता है दोस्तों? भारतीय कांग्रेस पार्टी। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय पार्टी, मार्क्सवादी। ठीक है, तो सबसे पहले तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, क्या नाम आता है? मार्क्सवादी। और एक बात करें दोस्तों, भारतीय कांग्रेस पार्टी। ठीक है, एक चीज ये याद रखना। एक हम बात करें तो कौन सी आती है दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी। कौन सी आती है? भारतीय जनता पार्टी। एक बात करें दोस्तों, एक क्या नाम आता है? आम आदमी पार्टी। क्या नाम आता है? आम आदमी पार्टी। और एक बात करें दोस्तों, कौन सी आती है? बहुजन समाज पार्टी। कौन सी आती है दोस्तों? बहुजन समाज पार्टी। इसके साथ आपको एक चीज याद रखनी है। एक तो बात करें दोस्तों, तो एक तो नाम आता है, एक तो नाम आता है दोस्तों एनसीपी। क्या नाम आता है? एनसीपी। किसकी पार्टी है? शरद पवार की। किसकी नाम पार्टी आती है दोस्तों? शरद पवार की। एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है तृणमूल कांग्रेस। क्या नाम आता है? तृणमूल कांग्रेस। एक क्या नाम आता है दोस्तों? तृणमूल कांग्रेस। और एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है सीपीआई। क्या नाम आता है? सीपीआई। इनसे हम बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वो वापस ले लिया गया है। इनसे हम बात करें तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वो क्या ले लिया गया? वापस ले लिया गया। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाल ही में किसके द्वारा डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया गया है? डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया गया है। मतलब क्या है दोस्तों कि एक चीज तो आपको ये याद रखना है कि किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? किरण रिजिजू के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? किरण रिजिजू के द्वारा। मतलब भारत का जो संविधान है उसको हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की भाषा आती है कौन सी? डोगरी। जम्मू कश्मीर की भाषा कौन सी आती है दोस्तों? डोगरी। तो उसको हम बात करें तो भारत का जो संविधान है उसको डोगरी भाषा के अंदर अनुवाद किया गया है। कौन सी भाषा में अनुवाद किया गया है दोस्तों? डोगरी भाषा में। तो इसका संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों? किरण रिजिजू के द्वारा। कहां पर दोस्तों? जम्मू विश्वविद्यालय में। कहां पर जारी किया गया था दोस्तों? जम्मू विश्वविद्यालय में किया गया था। कहां पर किया गया था दोस्तों? जम्मू विश्वविद्यालय में। तो एक चीज आपको ये याद रखना है कि कहां पर जारी किया गया था? जम्मू विश्वविद्यालय में। अब हम बात करें दोस्तों, जो संविधान है वो मूल रूप से हम बात करें तो एक तो अंग्रेजी, एक तो क्या नाम आता है? अंग्रेजी। और एक क्या नाम आता है? हिंदी। एक क्या नाम आता है? हिंदी। एक अंग्रेजी में और एक हम बात करें तो दोस्तों हिंदी के अंदर अगर हम बात करें तो दोनों के अंदर जारी किया गया था। भारत का जो मूल संविधान वो कौन सी भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी और हिंदी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों? अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा गया। और वर्तमान में हम बात करें तो दोस्तों कौन सी भाषा में जारी किया गया? डोगरी भाषा में। कौन सी भाषा में जारी किया गया दोस्तों? डोगरी भाषा में जारी किया गया है। अब हम बात करें दोस्तों, तो डोगरी भाषा को हम बात करें दोस्तों तो जम्मू कश्मीर की भाषा है। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। कहाँ की भाषा आती है दोस्तों? जम्मू कश्मीर की भाषा आती है। और इसकी हम बात करें दोस्तों, इसको 2003 में हम बात करें तो दोस्तों भारतीय भाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। भारतीय भाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था दोस्तों? 2003 में। एक बात करें दोस्तों, तो एक चीज याद रखना कि जो डोगरी भाषा है वो कौन से परिवार की भाषा है? इंडो यूरोपीय परिवार की। कौन से परिवार की भाषा आती है दोस्तों? इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा आती है। कौन से परिवार की दोस्तों? इंडो यूरोपीय परिवार की। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो दोस्तों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनिचियोस 2023 अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास अप्रैल में कहां पर आयोजित किया गया? अप्रैल में कहां पर आयोजित किया गया? तो किया गया का मतलब दोस्तों हम बात करें तो इनिचियोस 2023 है वो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि कई देशों की सेनाओं के द्वारा इसके अंदर भाग लिया जाता है। मतलब है कई देशों की सेनाओं की। तो कहां पर किया गया था दोस्तों? ग्रीस में किया गया था। कहां पर आयोजन किया गया? ग्रीस के अंदर
आयोजन किया गया। इसके टोटल हम बात करें दोस्तों 3 चरण हुए हैं। टोटल हम बात करें कितने चरण हैं? 3 चरण। देखो सबसे पहले हम बात करें तो प्रथम चरण कब से कब तक था? तो प्रथम चरण आता है दोस्तों 18 से 23 अप्रैल। प्रथम चरण है वो कब से कब तक हुआ? पूरा हुआ दोस्तों 18 से 23 अप्रैल। उसके बाद हम बात करें तो दोस्तों आता है दूसरा चरण, ये हम बात करें तो दोस्तों 24 अप्रैल से 4 मई। 24 अप्रैल से हम बात करें दोस्तों तो कब तक रहा? 4 मई तक। 24 अप्रैल से कब तक रहा दोस्तों? 4 मई तक। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो तीसरा चरण है वो दोस्तों हाल ही में पूरा होगा। कब से कब तक? 5 मई से 8 मई तक। आगे कौन सा चरण होना है दोस्तों? 5 मई से 8 मई तक होना है। अब बात करें दोस्तों इसके अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से देश भाग लेंगे? एक तो नाम आता है भारत, एक नाम आता है ग्रीस, एक हम बात करें तो दोस्तों सऊदी अरब, इसके अलावा बात करें दोस्तों यूएसए। कौन सा देश आता है दोस्तों? यूएसए। इसके अलावा बात करें दोस्तों फ्रांस, एक हम बात करें दोस्तों इटली, एक हम बात करें दोस्तों कौन सा आएगा? जॉर्डन। कौन सा आता है? जॉर्डन। एक हम बात करें दोस्तों साइप्रस, और एक कौन सा आता है दोस्तों? स्पेन, और एक हम बात करें दोस्तों स्लोवेनिया। कौन सा देश आएगा दोस्तों? स्लोवेनिया। ये देश इसके अंदर भाग लेने वाले हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है। इसके बाद बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस ये कब मनाया गया था दोस्तों? 11 अप्रैल को। कब मनाया गया था दोस्तों? 11 अप्रैल को मनाया गया था। अब हम बात करें दोस्तों इसकी शुरुआत की हम बात करें 2003 में हम बात करें तो भारत सरकार, और एक हम बात करें तो दोस्तों एक एनजीओ आता है। कौन सा एनजीओ था दोस्तों? व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया। क्या नाम आता है दोस्तों? व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया। तो इसके सहयोग से हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा 2003 में हम बात करें तो कौन सा दिवस शुरू किया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस शुरू किया गया था। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया की हम बात करें दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? 1999 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1999 में की गई। तो एक चीज ये याद रखना कि व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया की स्थापना वो कब की गई थी? 1999 में। हाल ही में बात करें दोस्तों ये गैर लाभकारी संगठन, और अभी तक हम बात करें तो 50 से अधिक देशों में काम करता है। 50 से अधिक देशों के अंदर हम बात करें दोस्तों ये कार्य करता है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसके बाद हम बात करें दोस्तों आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कौन सा आएगा कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसे मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये किसको सम्मानित किया गया है? नीलेश
सांबरे को। किसको सम्मानित किया है दोस्तों? नीलेश सांबरे को सम्मानित किया है। नीलेश सांबरे वो दोस्तों किसके संस्थापक हैं? तो दोस्तों नाम आता है जिजाऊ। क्या नाम आता है दोस्तों? जिजाऊ एजुकेशन एंड सोशल। क्या नाम आता है दोस्तों? कौन सा एनजीओ आता है? जिजाऊ एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन के संस्थापक माने जाते हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरह से हम बात करें तो एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नीलेश सांबरे के द्वारा। ये कहाँ के उद्योगपति हैं दोस्तों? महाराष्ट्र के। कहाँ के आते हैं दोस्तों? महाराष्ट्र के। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 2008 में स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 के अंदर स्थापना की जाती है। और एक बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पे आता है? जड़पोली के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? जड़पोली के अंदर मुख्यालय आता है। जिजाऊ एजुकेशन की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? जड़पोली के अंदर है। एक बात करें दोस्तों, ये कितने जिलों के अंदर कार्य करता है? 5 जिलों में कार्य कर रहा है वर्तमान में। तो 5 जिलों की हम बात करें तो कौन कौन से जिले आते हैं? 5 जिलों की हम बात करें दोस्तों, एक तो नाम आता है पालघाट, पालार। एक हम बात करें दोस्तों पुणे। एक तो कौन सा आता है दोस्तों? पालार। एक तो कौन सा आएगा? पालार। एक हम बात करें दोस्तों, कौन सा आता है? पुणे। एक बात करें दोस्तों रत्नागिरी। कौन सा जिला आएगा? रत्नागिरी। एक बात करें दोस्तों रायपुर। कौन सा आता है? रायपुर। एक तो पालार, एक पुणे, एक रत्नागिरी, और एक हम बात करें दोस्तों रायपुर। और एक हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है सिंधुदुर्ग। कौन सा आता है? सिंधुदुर्ग। कौन सा आएगा? सिंधुदुर्ग। तो पालार, पुणे, रत्नागिरी, और हम बात करें तो रायपुर। रायपुर नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये रायगढ़। कौन सा आता है? रायगढ़। और एक कौन सा आता है दोस्तों? सिंधुदुर्ग जिला। कौन सा जिला आता है? सिंधुदुर्ग। तो जिजाऊ एजुकेशन के द्वारा हम बात करें दोस्तों तो गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य किया जाता है, इसलिए इनको मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किसको किया गया दोस्तों? नीलेश सांबरे को सम्मानित किया गया है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये कहां पर आता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? ईटानगर। कौन सी आती है? ईटानगर राजधानी आती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है दोस्तों? ईटानगर राजधानी है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों अब देखो ये चर्चा में क्यों रहा था दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य। अभी हम बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो ये चर्चा में क्यों रहा? सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों तो एक जनजाति आती है दोस्तों इड्डू मिसमी जनजाति। कौन सी जनजाति आती है? इड्डू मिसमी जनजाति आती है। सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों इड्डू मिसमी जनजाति है ना, इसकी हम बात करें तो इड्डू मिसमी जनजाति की हम बात करें तो ये कहां पे निवास करती है दोस्तों? दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य में निवास करती है। एक चीज तो आपको ये याद रखना। अब हम बात करें दोस्तों तो इसको हम बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में घोषित किया जाना है। किसके रूप में? टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में। और इसका विरोध कौन सी जनजाति कर रही है दोस्तों? इड्डू मिसमी जनजाति कर रही है। कौन सी जनजाति कर रही है दोस्तों? इड्डू मिसमी जनजाति कर रही है। अब हम बात करें दोस्तों इसकी टोटल जनसंख्या कितनी आती है पूरे विश्व के अंदर? 12,000। टोटल कितनी संख्या दोस्तों? 12,000। ये अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी देश कौन सा था दोस्तों? तिब्बत। कौन सा था? तिब्बत। तो इन दोनों के अंदर हम बात करें तो ये निवास करती है। ठीक है, एक चीज तो आपको ये याद रखना। और यूनेस्को के द्वारा हम बात करें दोस्तों तो भारत की लुप्त प्राय प्रजाति माना गया इसको। यूनेस्को के द्वारा हम बात करें तो भारत की लुप्त प्राय जाति घोषित किया गया है। लुप्त प्राय जाति इसको क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया। एक चीज आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इड्डू मिसमी जनजाति के द्वारा इसको टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में घोषित करने का क्या किया जा रहा है दोस्तों? लगातार विरोध किया जा रहा है। एक चीज आपको ये याद रखना है। और इसको हम बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में कब घोषित किया गया दोस्तों? 1998 में घोषित किया था। कब घोषित किया था? 1998 में इसको घोषित किया गया। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि इसको घोषित कब किया गया था दोस्तों? 98 में। और एक हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हम बात करें तो एक तो अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं यहाँ पे। कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं? अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं। और एक हम बात करें तो चौड़ी पत्ती वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। एक विशेषता क्या है इनकी कि चौड़ी पत्ती वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों आता है
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में संयुक्त रूप से वैकोम सत्याग्रह शताब्दी समारोह है का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों ये कहाँ पे किया गया, केरल और तमिलनाडु में। कहाँ पर किया गया था दोस्तों, केरल और तमिलनाडु में किया गया है। अब हम बात करें दोस्तों ये शताब्दी वर्ष कब मनाया जाएगा, 2024 में। शताब्दी वर्ष कब मनाया जाना है दोस्तों, 2024 में मनाया जाएगा। सबसे पहले तो बात करें शताब्दी वर्ष कब मनाया जाएगा, 2024 के अंदर मनाया जाएगा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों कहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, तो केरल और तमिलनाडु। केरल के मुख्यमंत्री कौन आते हैं दोस्तों, पिनराई विजयन। कौन से आते हैं दोस्तों, पिनराई विजयन। जबकि तमिलनाडु की हम बात करें दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन आते हैं, तमिलनाडु के आते हैं दोस्तों M.K. स्टालिन। केरल की हम बात करें दोस्तों, राज्यपाल कौन आएंगे, आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और M.K. स्टालिन की हम बात करें दोस्तों, M.K. स्टालिन का हम बात करें तो तमिलनाडु के राज्यपाल कौन आते हैं, R.N. रवि। कौन आते हैं, R.N. रवि। अब बात करें दोस्तों कि ये जो वैकोम सत्याग्रह ये है क्या, तो एक केरल के अंदर है, तमिलनाडु में एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम आता है दोस्तों त्रावणकोर। क्या नाम आता है दोस्तों, त्रावणकोर रियासत। यहां पे हम बात करें दोस्तों, एक तो नाम आता है एजावा। क्या नाम आता है दोस्तों, एजावा। और एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है पुलाई। एक तो एजावा और एक पुलाई जैसी निचली जनजातियां निवास करती थी। निचली जाति यहां पे क्या करती थी दोस्तों, निवास करती थी। ठीक है, एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों, इन जनजातियों को क्या, इन जातियों को क्या माना गया था दोस्तों, अपवित्र माना गया था। मतलब क्या माना गया था, अपवित्र माना गया। तो इसी बात को लेकर हम बात करें दोस्तों, सत्याग्रह किया गया था जिसका नाम क्या था दोस्तों, वैकोम सत्याग्रह। तो त्रावणकोर रियासत में हम बात करें दोस्तों, 1924 में हम बात करें तो कौन सा सत्याग्रह शुरू किया गया था, वैकोम सत्याग्रह शुरू किया गया था। कौन सा सत्याग्रह शुरू किया गया था दोस्तों, वैकोम सत्याग्रह शुरू किया गया। अब बात करें दोस्तों, वैकोम सत्याग्रह की शुरुआत कब मानी जाती है, 30 मार्च 1924 को। कब मानी गई थी दोस्तों, 30 मार्च 1924 को इसकी क्या मानी गई थी, शुरुआत मानी गई थी। एक चीज तो आपको ये याद रखना है। और हम बात करें 30 मार्च 1924 को हम बात करें दोस्तों, एक मंदिर आता है जिसकी हम बात करें तो वैकोम मंदिर की हम बात करें तो वहां पे जो मतलब इन जातियों को जिस सड़क पे जाने के लिए वर्जित किया गया था, उस सड़क के ऊपर हम बात करें तो क्या निकाला गया था, जुलूस निकाला गया था। और इसी के साथ कौन सी सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, 30 मार्च 1924 को वैकोम सत्याग्रह की शुरुआत मानी जाती है। एक चीज तो आपको ये याद रखना है। अब हम बात करें दोस्तों, जो आदेशों की अवहेलना की गई थी उसके अंदर 3 नाम आते हैं प्रमुख रूप से। कितने नाम आते हैं कि 30 मार्च 1924 को सबसे पहले नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया था, तो 3 नामों की हम बात करें दोस्तों, एक तो नाम आता है बहुलेन। क्या नाम आता है दोस्तों, बहुलेन नाम आता है। एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है कुज्जप्पू। क्या नाम आता है, कुज्जप्पू। एक तो बहुलेन नाम आता है, एक क्या नाम आता है दोस्तों, कुज्जप्पू। और एक हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है गोविंदा पणिकर। क्या नाम आता है, गोविंदा पणिकर। एक तो बहुलेन, एक कुज्जप्पू और एक क्या नाम आता है दोस्तों, गोविंदा पणिकर नाम आता है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, इसके अंदर हम बात करें दोस्तों, 2 महिला सत्याग्रह नाम आते हैं। और महिला सत्याग्रह की हम बात करें दोस्तों, एक तो नाम आता है कनमल और एक नाम आता है नागमई। एक तो महिला कौन सी थी दोस्तों, कनमल, और एक क्या नाम आता है दोस्तों, नागमई। एक तो कनमल और एक है नागमई। 1925 में हम बात करें दोस्तों, मार्च 1925 में हम बात करें तो यहाँ पे कौन आए थे, गांधी जी आए थे। मार्च 1925 में हम बात करें तो केरल में कौन आए थे, गांधी जी। कौन आए थे दोस्तों, गांधी जी। और इनके द्वारा हम बात करें तो दोस्तों 30 नवंबर 1925 को हम बात करें दोस्तों, तो मध्यस्थता के द्वारा आंदोलन को समाप्त किया गया। 30 नवंबर 1925 को हम बात करें तो गांधी जी की मध्यस्थता के द्वारा हम बात करें तो आंदोलन को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। अब हम बात करें दोस्तों, इसके अंदर एक अंग्रेज अधिकारी और आता है जिसका नाम आता है W.H. पिट। अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था दोस्तों, W.H. पिट। एक चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है। और 1936 में हम बात करें तो जो त्रावणकोर रियासत के राजा थे उनके द्वारा हम बात करें तो वैकोम मंदिर में हम बात करें तो किसको प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, एजावा और
पुलाए निचली जातियों को यहाँ पे प्रवेश करने की क्या दे दी गई थी, अनुमति दे दी गई। तो ये क्या माना जाता है, वेकोम में सत्याग्रह। तो इसके बाद के तो शताब्दी समारोह कब मनाया जाएगा दोस्तों, 1924 में। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय युद्धाभ्यास ओरियन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आता है दोस्तों हाल ही में किसके द्वारा आईसीसी मेंस ऑफ द प्लेयर मंथ का पुरस्कार क्या आता है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया। तो दोस्तों ये किसका नाम आता है दोस्तों, साकिब अल हसन का। किसका नाम आता है दोस्तों, साकिब अल हसन का नाम आता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन से राज्य के द्वारा संजीवनी परियोजना वो शुरू की गई है। ये क्वेश्चन दोस्तों अब देखो दोस्तों हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एनएचआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सी टाइगर रिजर्व के साथ समझौता किया गया। दोस्तों किसके साथ समझौता किया गया, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के साथ। किसके साथ समझौता किया गया दोस्तों, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के साथ क्या किया गया है, समझौता किया गया है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों कि इसका उद्देश्य क्या है, तो वन क्षेत्र में जो वाहन प्रवेश करते हैं उनको दुर्घटना से बचाने के लिए, मतलब वन्य जीव हैं उनसे हम बात करें तो दुर्घटना से बचाने के लिए हम बात करें तो एनएचआई के द्वारा किसके साथ समझौता किया गया, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के साथ समझौता किया गया है। अब बात करें सबसे पहले तो नाम आता है दोस्तों एनएचएआई नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी हम बात करें दोस्तों स्थापना कब की गई थी, 1995 में। कब की गई थी दोस्तों, 1995 में स्थापना की गई थी। एक चीज तो आपको ये याद रखना है। अब बात करें दोस्तों इसका कार्य क्या आता है, तो इसका कार्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास व रख रखाव का कार्य, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास व रख रखाव का कार्य, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास व रख रखाव का कार्य हम बात करें दोस्तों इसका क्या आता है, मुख्य कार्य आता है। एक बात करें दोस्तों इसके द्वारा लगभग हम बात करें तो कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा चुका है, 50,000 किलोमीटर। कितना राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं दोस्तों, 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों, 50,000 किलोमीटर। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो दोस्तों नाम आता है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। दोस्तों कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर आता है। कहां पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। कब घोषित किया गया था दोस्तों इसको, 1983 में घोषित किया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों, 1983 के अंदर बनाया गया था। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया। कौन सा क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाथी बचाओ दिवस है वो कब मनाया गया। तो हाथी बचाओ दिवस है दोस्तों ये कब मनाया गया था, 16 अप्रैल को। कब मनाया गया था दोस्तों, 16 अप्रैल को मनाया गया था। हाल ही में बात करें दोस्तों हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया था, 16 अप्रैल को। अब हम बात करें दोस्तों इसकी थीम क्या रखी गई थी, मुख्य रूप से क्या नाम आता है, थीम। थीम की हम बात करें दोस्तों, थीम क्या रखी गई थी, थीम रखी गई थी एक सतत कल के लिए हाथी के आवास की रक्षा करना। एक सतत कल के लिए हम बात करें दोस्तों हाथी के आवास की क्या करना, रक्षा करना। इसकी क्या रखी गई थी, थीम रखी गई थी। पहली बार दोस्तों हम बात करें कब मनाया गया था, 16 अप्रैल 2012 को मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों, 16 अप्रैल 2012 को ये मनाया गया था। एक चीज आपको ये याद रखना। अब हम बात करें दोस्तों एक गैर लाभकारी संगठन आता है जिसका नाम आता है डेविड सेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ। क्या नाम आता है, डेविड सेल्ड्रिक
वाइल्ड लाइफ। क्या नाम आता है दोस्तों? डेविड सेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट है, उसके द्वारा हम बात करें तो दोस्तों इसकी दिवस की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, जो हम बात करें तो हाथियों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर, भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर हम बात करें तो 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? तो दोस्तों ये कहां पर किया गया था दोस्तों? हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, कहां पर किया गया था? हैदराबाद का मतलब क्या आता है दोस्तों? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर दोस्तों हम बात करें तो इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। अब हम बात करें दोस्तों ये कहां पे किया गया था? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में एक झील का नाम आता है दोस्तों हुसैन सागर झील। क्या नाम आता है दोस्तों? हुसैन सागर झील नाम आता है। क्या नाम आता है दोस्तों? हुसैन सागर झील। तो हैदराबाद की हम बात करें तो दोस्तों हैदराबाद में कहां पे इसका उद्घाटन किया गया था? हुसैन सागर झील में किया गया था। तेलंगाना की हम बात करें दोस्तों, तेलंगाना ये कहां पे स्थित है? दक्कन के पठार पर। कहां पर आता है दोस्तों? दक्कन के पठार पर आता है। अब हम बात करें दोस्तों राज्यपाल कौन आता है? तिम्मिलिसाई सौंदरराजन। क्या नाम आता है दोस्तों? तिम्मिलिसाई सौंदरराजन नाम आता है। जबकि हम बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री कौन आता है? के चंद्रशेखर राव। क्या नाम आता है? के चंद्रशेखर राव नाम आता है। एक चीज आपको ये याद रखना है। अब बात करें दोस्तों जो तेलंगाना का पठार है वो हम बात करें तो कृष्णा नदी के किस ओर है? कृष्णा नदी के उत्तर की ओर स्थित है। उसी के ऊपर कौन सा राज्य स्थित है? तेलंगाना। कौन सा राज्य आता है दोस्तों? तेलंगाना राज्य। इसके बाद हम बात करें दोस्तों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असम के कौन से लोक नृत्य के द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? असम के कौन से लोक नृत्य के द्वारा हम बात करें दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? दोस्तों हम बात करें कहां पे कौन से नृत्य के द्वारा बनाया गया? दोस्तों बिहू। किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? बिहू। कहां पर आयोजन किया गया था दोस्तों? ये सुरसजई स्टेडियम। कहां पर आयोजन किया गया था दोस्तों? सुरसजई स्टेडियम के अंदर आयोजन किया गया था। तो सुरसजई स्टेडियम कहां पे दोस्तों? गुवाहाटी में। कहां पर है? गुवाहाटी में। बिहू लोक नृत्य दोस्तों ये कब आया था? कब बनाया गया था दोस्तों? 14 अप्रैल को। कब बनाया गया था? 14 अप्रैल को बनाया गया था सुरसजई स्टेडियम में गुवाहाटी में। बात करें दोस्तों कब बनाया गया था? 14 अप्रैल को बनाया गया था। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों लगभग हम बात करें तो इसके अंदर कितने नर्तकों के द्वारा भाग लिया गया था? 11,000। कितने आते हैं दोस्तों? 11,000 नर्तकों के द्वारा हम बात करें दोस्तों यहाँ पर भाग लिया गया था। असम की हम बात करें दोस्तों, असम कहां पे स्थित है? भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य के अंदर स्थित है। कहां पर आता है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी राज्य के अंदर आता है। एक हम बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना कि जो बिहू है इसके हम बात करें तो इसके अन्य नाम आते हैं। एक तो क्या नाम आता है दोस्तों? फसल उत्सव। क्या नाम आता है? फसल उत्सव। क्या नाम आएगा दोस्तों? फसल उत्सव। एक हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है रोगाली बिहू। क्या नाम आता है दोस्तों? रोगाली बिहू। और एक हम बात करें दोस्तों तो एक ये माना जाता है असमिया नववर्ष का प्रतीक। असमिया नववर्ष का क्या माना जाता है दोस्तों? प्रतीक माना जाता है। असमिया नववर्ष का क्या माना जाता है दोस्तों? प्रतीक माना जाता है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि एक तो असमिया नववर्ष का प्रतीक माना जाता है, एक फसल उत्सव और एक रानोली उत्सव है। अब बात करें दोस्तों असम की, तो असम के बारे में क्या याद रखोगे? सबसे पहले तो आती है राजधानी। राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? दिसपुर। कौन सी आती है? दिसपुर। राजधानी कौन सी आएगी? दिसपुर। इसके अलावा बात करें दोस्तों राज्यपाल कौन आता है? गुलाब चंद कटारिया। राज्यपाल कौन आएगा? गुलाब चंद कटारिया। राज्यपाल कौन आता है दोस्तों? गुलाब चंद कटारिया। इसके अलावा बात करें दोस्तों एक चीज याद रखना कि मुख्यमंत्री कौन आता है? हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन आता है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के अंदर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण किया जाता है, जिसकी हम बात करें दोस्तों कौन सा आता है? असम के अंदर हम बात करें कौन सी नदी आती है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। और यहां पर हम बात करें तो सबसे बड़ा नदी द्वीप सॉरी, जिसका क्या नाम आएगा? माजुली। क्या नाम आता है? माजुली द्वीप। क्या नाम आता है दोस्तों? माजुली द्वीप। जहां पे हम बात करें दोस्तों कौन सी जनजाति निवास करती है? सोनवाल जनजाति। कौन सी जनजाति निवास करेगी? सोनवाल जनजाति निवास करती है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि हाल ही में कौन से देश के द्वारा परमाणु ऊर्जा युग का अंत किया गया है। हाल ही में बात करें दोस्तों, यूरोप का एक देश आता है जिसके द्वारा हम बात करें तो परमाणु ऊर्जा युग का अंत किया गया। तो दोस्तों हम बात करें तो किसके द्वारा किया गया है, जर्मनी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, जर्मनी के द्वारा किया गया है। अब हम बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना कि जर्मनी में बात करें सबसे पहले तो आता है दोस्तों कि परमाणु विरोधी आंदोलन। जर्मनी में बात करें तो परमाणु विरोधी आंदोलन है, इसकी हम बात करें तो शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हम बात करें दोस्तों 1990 से मानी जाती है। नहीं सॉरी दोस्तों, कब से मानी जाती है, एक तो याद रखना कि जो ये परमाणु विरोधी आंदोलन है इससे हम बात करें तो एक पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम आता है दोस्तों ग्रीस पार्टी। क्या नाम आता है, ग्रीस पार्टी। या बात करें दोस्तों इसी को क्या बोला जाता है, ग्रीन पार्टी। क्या बोला जाएगा, ग्रीन पार्टी। तो ग्रीन पार्टी या ग्रीस पार्टी दोस्तों इसका जन्म हुआ। इसकी हम बात करें तो ये शुरुआत कब मानी जाती है, 1970 से। कब से मानी जाती है दोस्तों, 1970 से मानी जाती है। और वर्तमान में बात करें तो जर्मनी के अंदर जो 3 परमाणु संयंत्र थे दोस्तों, उनकी बात करें तो इनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उनकी हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो नाम आता है इसार 2। क्या नाम आता है, इसार 2। क्या नाम आता है दोस्तों, इसार 2। उसके बाद हम बात करें दोस्तों एक कौन सा आता है, नेक्रवे सटहोम 2। क्या नाम आता है, नेक्रवे सटहोम 2। एक तो नाम आता है इसार 2 और एक क्या नाम आता है, नेक्रवे सटहोम 2। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो एक नाम आता है एम्सलैंड। क्या नाम आता है, एम्सलैंड। तो इन तीनों को हम बात करें तो ग्रीन पार्टी, अभी हम बात करें दोस्तों ये जो ग्रीन पार्टी इसकी हम बात करें तो ये हाल ही में सत्ता की भागीदार है। तो इसके द्वारा हम बात करें तो यहाँ पे परमाणु विरोध जो आंदोलन, परमाणु जो ऊर्जा युग था उसको क्या कर दिया, पूरी तरह से इन तीनों परमाणु संयंत्रों को समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ हम बात करें तो जर्मनी में परमाणु युग का क्या हो गया, अंत हो गया। इसके अलावा बात करें दोस्तों यूरोप के जो अन्य देश है उनके द्वारा हम बात करें तो कब कब परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो बंद किए गए। तो सबसे पहले दोस्तों नाम आता है डेनमार्क। तो डेनमार्क की हम बात करें तो इसने कब बंद किया था, 1980 में। कब बंद किया था, 1980 के अंदर परमाणु संयंत्र को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। जिसको हम बात करें दोस्तों डेनमार्क, वो विश्व के अंदर डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, डेयरी उद्योग के लिए। और इसकी राजधानी कौन सी आती है, कोपेनहेगन। कौन सी आती है, कोपेनहेगन, जिसको क्या कहा जाता है, बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आता है इटली। इटली के द्वारा हम बात करें दोस्तों कब बंद किया गया था, 1990 में। कब बंद किया था दोस्तों, 1990 में बंद किया था। इटली को हम बात करें तो कब बंद किया था दोस्तों, 1990 के अंदर बंद किया था। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने दोस्तों कब बंद किया था, 2017 में। कब बंद किया था दोस्तों, 2017 के अंदर बंद किया था। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। जर्मनी की हम बात करें दोस्तों कौन आता है, इसका मुख्य अधिकारी राष्ट्राध्यक्ष कौन है दोस्तों, ओलाफ सोल्जा। कौन आता है दोस्तों, ओलाफ सोल्जा नाम आता है। क्या नाम आता है दोस्तों, ओलाफ सोल्जा। और जर्मनी से हम बात करें दोस्तों, जर्मनी के अंदर एक स्थान पड़ता है कौन सा, रूर प्रदेश। जो हम बात करें तो यूरोप का क्या माना जाता है दोस्तों, औद्योगिक हृदय स्थल। कौन सा आता है दोस्तों, रूर प्रदेश। और इसको क्या बोला जाता है, यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल। इसकी हम बात करें दोस्तों, यूरोप का जो औद्योगिक हृदय स्थल है, यहां से कौन सी नदी गुजरती है, राइन नदी। कौन सी नदी गुजरेगी, राइन नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है दोस्तों, राइन नदी गुजरती है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, सुहेलवा अभ्यारण्य कहां पर है। तो दोस्तों ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। एक हम बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन सा अभ्यारण्य आता है, दूधवा नेशनल पार्क। कौन सा आता है दोस्तों, दूधवा नेशनल पार्क। कौन सा आएगा दोस्तों, दूधवा नेशनल पार्क आता है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों तो जो सुहेलवा अभ्यारण्य, इस सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, 1988 के अंदर इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, 1988 में। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि 1988 के अंदर हम बात करें दोस्तों इसको घोषित किया गया। एक बात करें दोस्तों, इसको हम बात करें तो बाघों का
पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दिया गया है। बाघों का दोस्तों हम बात करें तो पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? सुहेलवा अभ्यारण्य को दिया गया है। अब हम बात करें दोस्तों, एक हम बात करें तो ये किसके नाम पर रखा गया था? तो एक हम बात करें तो दोस्तों एक राजा आता है जिसका नाम आता है दोस्तों सोहेल देव, इनके नाम पर रखा गया। कहां पर स्थित है दोस्तों? भारत नेपाल की सीमा पर, ठीक है, जो भाबर व तराई प्रदेश है। क्या नाम आता है दोस्तों? भाबर और तराई प्रदेश। तो यहां पर हम बात करें दोस्तों इनके ये स्थित है भाबर और तराई प्रदेश के अंदर। अब हम बात करें दोस्तों तो आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों? हाल ही में भारत रूस व्यापार संवाद 2030 कहां आयोजित किया गया था? वो क्वेश्चन है दोस्तों, आगे वहां पे हम बात करेंगे एक साथ। तो हाल ही में भारत रूस व्यापार संवाद 2030 है वो कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों हम बात करें तो ये कहां पर आयोजित किया गया था? कहां पर आयोजित किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में। अब हम बात करें दोस्तों, आपको एक ही चीज याद रखनी है कि भारत रूस व्यापार संवाद 2030 है, सॉरी दोस्तों 2023 कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। अब हम बात करें दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर सह प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? सह प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो भारत की ओर से हम बात करें दोस्तों, इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? एस जयशंकर ने। किसने किया था? ऐसे जयशंकर ने किया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ऐसे जयशंकर के द्वारा। जबकि हम बात करें दोस्तों रूस की ओर से हम बात करें तो नाम आता है दोस्तों डेनिस मटुरोव। ये क्या है दोस्तों? रूस के उप प्रधानमंत्री। क्या नाम आता है दोस्तों? देश के रूस के क्या है दोस्तों? उप प्रधानमंत्री है। क्या नाम आता है दोस्तों? डेनिस मटुरोव। अब हम बात करें दोस्तों कि इससे संवाद का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य की हम बात करें दोस्तों तो एक हम बात करें तो रूस और भारतीय व्यवहारिक सहयोग को बढ़ावा देना। रूस व भारत के व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? रूस व भारत के मध्य जो व्यापारिक सहयोग है उसको क्या देना? बढ़ावा देना और एक अंतर सरकारी संगठन की स्थापना करना। एक अंतर सरकारी संगठन की क्या करना दोस्तों? स्थापना करना इसका उद्देश्य रखा गया था। तो एक तो अंतर सरकारी संगठन की स्थापना करना और एक रूस व भारत के मध्य जो व्यापारिक सहयोग है उसको क्या देना? बढ़ावा देना। एक चीज आपको ये याद रखनी है। इस चीज के साथ हम बात करें दोस्तों, आपको एक चीज और याद रखनी है। एक हम बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब हम बात करें दोस्तों तो ये कहां से कहां तक है? तो ये बनाया जाएगा चेन्नई। भारत का कौन सा शहर आता है दोस्तों? चेन्नई। जबकि रूस की हम बात करें तो रूस का कौन सा स्थान आता है दोस्तों? व्लादिवोस्तोक। तो चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के मध्य हम बात करें तो भारत और रूस के मध्य हम बात करें तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। तो ये चेन्नई और व्लादिवोस्तोक कहां का स्थान है? रूस का। और भारत का कौन सा था? चेन्नई। इन दोनों के मध्य क्या किया जाएगा दोस्तों? स्थापित किया जाएगा। एक चीज आपको ये याद रखनी है। एक हम बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा, जिसकी स्थापना की हम बात करें तो 12 सितंबर 2000 को की गई थी। अंतरराष्ट्रीय दक्षिण
गलियारा। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? सितंबर 2000 के अंदर। कब की गई थी दोस्तों? सितंबर 2000 में की गई थी। ठीक है, और इसकी हम बात करें तो ये रूस, ईरान और भारत के मध्य स्थापित किया जाएगा। रूस, ईरान और भारत के मध्य। टोटल लंबाई कितनी होगी दोस्तों? 7200 किलोमीटर। लंबाई कितनी मानी जानी है? 7200 किलोमीटर क्या है दोस्तों? इसकी कुल लंबाई मानी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस है दोस्तों, ये कब मनाया गया था? दोस्तों ये कब मनाया गया था? 18 अप्रैल को। कब मनाया गया था दोस्तों? 18 अप्रैल को मनाया गया था। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों इसकी थीम क्या रखी गई 2023 में जब ये मनाया गया दोस्तों। इसकी हम बात करें थीम क्या रखी गई थी, तो इसका नाम आता है विरासत परिवर्तन। कौन सी थीम रखी गई थी? विरासत परिवर्तन। अब हम बात करें दोस्तों ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को की हम बात करें दोस्तों, इसका क्या नाम आता है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन दोस्तों इसका क्या आता है? नाम आता है। इसके अंदर हम बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना हम बात करें तो कितने देशों के द्वारा की गई थी? 37 सदस्य देश थे। कितने थे दोस्तों? 37 सदस्य देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहां पे आता है दोस्तों? पेरिस, फ्रांस के अंदर। इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर आता है। एक हम बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना कि भारत, एक दोस्तों आपको याद रखना है कि 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 को हम बात करें तो एक तो नाम आता है इजराइल। क्या नाम आता है? इजराइल। और एक हम बात करें तो एक नाम आता है यूएसए। इन दोनों के द्वारा इसको छोड़ने की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। वर्तमान में बात करें दोस्तों, इसके अंदर कितने सदस्य देश हैं? 195। और 195 सदस्य देश कौन बना था दोस्तों? फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन को यूनेस्को के द्वारा अपने सदस्य देशों में शामिल करने के कारण हम बात करें तो 31 दिसंबर 2018 को फ्रांस, यूएसए और इजराइल के द्वारा हम बात करें दोस्तों, इसको छोड़ने की क्या कर दी गई थी? घोषणा कर दी गई थी। भारत में हम बात करें तो वर्तमान में यूनेस्को के द्वारा जो विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए दोस्तों, कितने तो आते हैं टोटल? 40। और 40वां कौन सा आता है दोस्तों? धौलावीरा, गुजरात। और 39वां कौन सा दोस्तों? रुद्रेश्वर मंदिर। कौन सा आता है? रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर आता है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? सिंधु नदी जल समझौता है वो दोस्तों कब किया गया? तो सिंधु नदी जल समझौते की हम बात करें दोस्तों, ये कब हुआ था? ये किया गया था 1960 में। 1960 में 19 सितंबर 1960 को। कैसे समझना है दोस्तों? सबसे पहले हम बात करें तो सिंधु नदी का जो मैदान है, सबसे पहले कौन सी नदी आती है? सिंधु। सिंधु की सहायक कौन सी आती है दोस्तों? झेलम। झेलम के बाद हम बात करें दोस्तों कौन सी आएगी? चिनाब। चिनाब के बाद हम बात करें दोस्तों रावी। रावी के बाद हम बात करें दोस्तों व्यास। और व्यास के बाद हम बात करें दोस्तों कौन सी आती है? सतलज। तो सिंधु और उनकी सहायक नदियों को लेकर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ था, जिसकी हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों कौन था? अयूब खान। कौन आता है दोस्तों? अयूब खान। जबकि हम बात करें दोस्तों भारत की तरफ से कौन आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जबकि हम बात करें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है आपको कि मध्यस्थता किसके द्वारा निभाई गई थी? तो दोस्तों मध्यस्थता निभाई गई थी विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा निभाई जाती है दोस्तों? विश्व बैंक के द्वारा यहाँ पर मध्यस्थता की गई। मध्यस्थता किसके द्वारा की गई थी? विश्व बैंक के द्वारा। तो ऊपर की हम बात करें दोस्तों सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों की हम बात करें तो इनका 80% पानी कौन काम में लेता है? पाकिस्तान। 20% कौन काम में लेता है? भारत। जबकि हम बात करें रावी, व्यास और सतलज, इनकी हम बात करें तो 80% पानी कौन काम में लेगा? भारत। और 20% पानी है वो कौन काम में लेता है दोस्तों? पाकिस्तान। तो ये क्या आता है दोस्तों? सिंधु नदी जल समझौता। अब हम बात करें दोस्तों ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? तो चर्चा की हम बात करें तो दोस्तों सिंधु नदी, सिंधु जल संधि, उसकी दोस्तों हम बात करें तो संचालन समिति, सिंधु जल संधि दोस्तों, जो सिंधु नदी जल समझौता है इसकी जो संचालन समिति है, इसकी हम बात करें दोस्तों तो इसकी जो 6ठी बैठक है वो 17 अप्रैल को,
इसकी 6ठी बैठक हम बात करें तो दोस्तों कहाँ पे संपन्न हुई थी? 17 अप्रैल को संपन्न हुई थी। कब संपन्न हुई थी दोस्तों? 17 अप्रैल को। और हम बात करें दोस्तों कहाँ पर संपन्न हुई थी दोस्तों? नई दिल्ली में। कहाँ पर संपन्न हुई थी? नई दिल्ली में। किसके द्वारा अध्यक्षता की गई? पंकज कुमार के द्वारा। मतलब अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? पंकज कुमार के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? अब देखो T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 22 दोस्तों बात करें दोस्तों, किसको चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। किसको चुना गया है दोस्तों? सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरोप का सबसे बड़ा और शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर कौन से देश के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? किसके द्वारा शुरू किया गया? फिनलैंड के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? फिनलैंड के द्वारा। जो हाल ही हमने चर्चा की थी कि जर्मनी के द्वारा अपनी परमाणु ऊर्जा युग है उसको क्या कर दिया गया था? अंत कर दिया गया था। जबकि हम बात करें यहाँ पे फिनलैंड के द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हम बात करें तो वापस से परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो शुरू किया गया। फिनलैंड की हम बात करें दोस्तों तो एक चीज याद रखना कि फिनलैंड इसको क्या कहा जाता है? जिलों का देश या जिलों की वाटिका। क्या बोला जाता है दोस्तों? हजारों जिलों का देश या जिलों की वाटिका। एक हम बात करें दोस्तों, एक तो नाम आता है नॉर्वे, एक स्वीडन और एक नाम आता है फिनलैंड। यहां से हम बात करें तो कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। कौन सी गुजरती है दोस्तों? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक आता है कि हाल ही में थाओ महोत्सव कहां पर मनाया गया? दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में थाओ महोत्सव वो कहां पर मनाया गया? तो दोस्तों ये कहां पर मनाया गया था? सबसे पहले तो हम बात करें 15 अप्रैल व 16 अप्रैल को मनाया गया था। कहां पर मनाया गया था दोस्तों? बिहार के अंदर। कहां पर मनाया गया था दोस्तों? बिहार में मनाया गया था। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में सैटेलाइट ताइफा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केन्या के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? केन्या के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों हमारी जो पहला भाग है उसके अंदर हमने अभी तक इतने जो करंट की क्लास थी जिसकी हम बात करें तो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो रिपीट कर रहे थे उसके अंदर हमने बात की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर रिपीट करेंगे। धन्यवाद।